नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दिव्यांशु सिंह। पर्दे के पीछे मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक और हमारी पूरी टीम जुड़ी हुई है, क्योंकि आज हम ग्राफिक्स के जरिए जो दिव्यांशु ने हमारे लिए तैयार किए हैं बहुत कुछ समझने और समझाने की कोशिश करेंगे, जिसको लेकर आप भी कई बार सोचते होंगे और एक दर्शक ने भी कमेंट किया। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए, ईरान और अमेरिका इस वक्त जंग के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं और इसको देखा जाए तो इसके चलते दुनिया भी दो धड़ों में बंट कर रह गई है। एक तरफ अमेरिका और उनके दोस्त, उनके समर्थक देश हैं, तो दूसरी जानिब दूसरी तरफ ईरान और उसके साथी उसके दोस्त हैं, जिसमें रूस है, चीन है और साथ में कुछ ऐसे देश भी हैं जो न्यूट्रल तो नजर आते हैं लेकिन पर्दे के पीछे किसी ना किसी खेमे से वो जुड़े हुए हैं या उसे सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ऐसे में ये तो हो गई देश की बात, मुल्कों की बात, लेकिन अवाम भी कई खेमों में बटी हुई है। खासकर दो खेमे हैं। एक वो खेमा है जो ईरान को सही मानता है मिडिल ईस्ट में, और दूसरी तरफ वो खेमा है जो ये मानकर चलता है कि अमेरिका सही कर रहा है, ईरान के दबदबे को खत्म करने की जरूरत है और उसकी मनमर्जी और उसकी जो चाल है मिडिल ईस्ट में उसको रोकने की जरूरत है। कुछ लोग मानते हैं कि ईरान पूरी तरह से गजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है। ऐसी बहुत सी बातें आती हैं। उसी सिलसिले में हमारे पास कमेंट्स भी आते रहते हैं दिव्यांशु, जिन पर हम बहुत गौर खोज करते हैं और यकीन मानिए आप, हमारी पूरी टीम आपके हर कमेंट को, चाहे वो दीन दुनिया शो में हो, हम लोग जब भी चर्चा करते हैं उसमें हो, या हमारे जो भी खबरें आती हैं उसको बाकायदा पढ़ती है, उस पर बहुत गौर करती है। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपका नाम भी हो सकता है। फिलहाल आज की जो कमेंट हमने पिक किया वो मुदस्सिर शेख नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी तरफ से कमेंट ऐसा आया था। मैंने इमरान जी से उस कमेंट के बारे में डिस्कस किया। कमेंट में वो लिखते हैं कि भाई इमरान, किसने हमास को गजा में इसराइल पर हमला करने के लिए उकसाया? हमास ने इसराइल के साथ संघर्ष शुरू करने के लिए ईरान का सहारा लिया और इसराइल द्वारा गजा को तबाह किए जाने तक संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के अलावा ईरान ने फिलिस्तीन को क्या समर्थन दिया? क्या फिलिस्तीन और गजा तबाह हो रहे थे और ईरान बस देखता रहा? जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने तुरंत मिसाइलों से जवाब दिया, इसलिए हर कोई निर्दोष नहीं है। क्या वाकई इनके कमेंट में कुछ इस तरीके का दम है? देखिए, वो ये कहना चाहते हैं कि ईरान ने किया ही क्या है। ठीक है, मिडिल ईस्ट में वो ये समझाना चाहते हैं कि जो गजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए ईरान भी सिर्फ बातें करता है। कभी उसने खास तौर से गजा के लिए पिछले 2.5 साल में, जब गजा नेस्तनाबूद हो रहा था, एक तरह से खंडहर में तब्दील हो रहा था, उस वक्त ईरान खामोश था। वो ये कहना चाहते हैं, और उनका कहना है कि जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तब ईरान ने अपनी मिसाइलें निकाली। यानी वो सिर्फ अपने दिफा के लिए अपना सोचता है। अगर उसमें वाकई ये जज्बा था, जब वो गजा गजा करता है, फिलिस्तीन फिलिस्तीन करता है, तो उस वक्त क्यों नहीं मारा इन ताकतवर मिसाइलों को जब गजा नेस्तनाबूद हो रहा था? वहां पर इजराइल अपनी आक्रामकता दिखा रहा था। ये वो कहना चाहते हैं, और वो ये कहना चाह रहे हैं, जितना हम समझ पा रहे हैं, कि कोई भी निर्दोष नहीं, मतलब सब अपना फायदा देख रहे हैं। किसी को फिलिस्तीन से कोई मतलब नहीं, गजा से कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपकी इस बात का स्वागत है और पूरा एहतराम है। ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हमने जब इसको समझने की कोशिश की, एक्सपर्ट से बात की, तो देखिए, जहां तक ईरान पर आक्षेप आया है तो हमने कहा उस पर भी बात करके देखते हैं कि ईरान ने क्या किया। 3 हमले हुए हैं, 3 बार भिड़े हैं ईरान और इस्राइल, साल 2024, 25 में, और आज की डेट में भयंकर टेंशन बना हुआ है। कभी भी जंग हो सकती है, ठीक है, और भीषण आर पार की जंग हो सकती है, ये दुनिया जानती है। 2024 में 2 बार आमने सामने हुए थे। कैसे हुए थे, क्यों हुए थे, और 25 में क्या हुआ था? तो 25 में तो इजराइल ने सरप्राइज अटैक किया था, 12 दिनों की जंग हुई थी। लेकिन 24 में ईरान ने 2 बार मारा था इजराइल को। ठीक है, 2 बार मारा था। क्यों मारा था, उसकी वजह, उसका कारण क्या था, उसको हम अगर डिकोड करने की कोशिश करें तो उसमें निकल कर आता है गजा। जी हां, जब इस्राइल की आक्रामकता गजा में अपने उरूज पर थी, अपने चरम पर थी, उस वक्त खामनेई साहब ने एक ग्रैंड मस्जिद में जो राइफल लेकर के वो बाद नमाज जुमा खड़े हुए थे, वो दौर था जब इस ईरान ने इस्राइल पर तगड़ा अटैक किया था। किसके लिए किया था, क्या कहते हुए किया था? आपने सैयद हसन नसरुल्लाह को मारा, इसलिए हमने ये काम किया।
उन्होंने ये बात कही थी। तो सैयद हसन नसरुल्लाह को क्यों मारा था इसराइल ने, क्यों 34 दिनों की जंग हुई थी, किस लिए हुई थी? वो हुई थी गजा के लिए हुई थी। गजा पर जिस तरह से इजराइल आक्रामकता कर रहा था, हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया, दोनों भिड़ गए, साउथ गजा से मिसाइलें चलने लगी, इजराइल ने भी मारी, सैयद हसन नसरुल्लाह मारे गए, ईरान ने उन्हें शहीद कहा और उसके लिए उसने हमला किया। लेकिन उससे पहले, ये अक्टूबर 2024 की बात है, लेकिन उससे पहले अप्रैल 2024 में पहले भी गजा के लिए ईरान एक अटैक कर चुका था इसराइल पर। तो ये तो हो गई कि ईरान ने गजा के लिए हमला नहीं किया, अपनी मिसाइलें निकाली, उसकी बात जो हमने एक्सपर्ट के हवाले से आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं। आप ये नक्शा देख रहे हैं दिव्यांशु जी? बिल्कुल। ये क्या पूरा एरिया है बाकायदा कि किस तरीके से गजा से कौन सी एरिया लग रहा है, किस देश का, किस अरब देश का। तो उसमें इजिप्ट है, इसके अलावा राफा क्रॉसिंग है, ये सब कुछ, और मेडिटेरियन सी को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। हाँ, तो इसराइल के पास गजा है। गजा की बॉर्डर, गजा की सरहद किससे लगती है? इजिप्ट से लगती है। रफा क्रॉसिंग सबसे अहम है। आप बताइए कि जब 2.5 साल तक इसराइल की आक्रामकता गजा में बरपाई जा रही थी, बरप रही थी, उस दौरान क्या इजिप्ट जैसा ताकतवर, जो कि सबसे एडवांस सेना रखता है तुर्की के बाद, और कहता है कि वो मुस्लिम देशों के नाटो का नेतृत्व करने के काबिल है, ऐसे में उस इजिप्ट ने अपनी रफा क्रॉसिंग बंद कर ली थी? किसके डर से? आप अरब देश थे, मुस्लिम देश थे, आपको मुसलमानों की, फिलिस्तीन के मुसलमानों की, गजा के मुसलमानों की फिक्र नहीं थी। इजिप्ट जिससे सऊदी अरब जुड़ा हुआ है, इजिप्ट मतलब जुड़ा इन द सेंस कि वो सारे एक ग्रुप का हिस्सा है, उन ताकतवर ग्रुप का जो हमेशा मिलते हैं, बैठते हैं आपसे। ओमान, कतर, आपसे बहरीन, आपसे कुवैत जुड़े हुए थे, आपसे यूएई जुड़ा हुआ था, किसी ने वहां कुछ भेजा? और ये देखिए इसराइल की बॉर्डर, इजिप्ट लगा हुआ है और जॉर्डन ये लगे हुए हैं इसराइल से। अगर गजा वालों को मदद करनी होती तो इनमें से कोई भी कर सकता था। ये सब पास है और इन्हें भेज सकते थे वो अरब देश जो पैसे से और मजबूत है, सऊदी और तुर्की अरब देश नहीं लेकिन पैसे से मजबूत है, और कुवैत, कतर। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने, ये जॉर्डन जो बहुत मजबूत है पैसे से, इसने कुछ नहीं किया जब तक कि इसराइल का इशारा नहीं हुआ, कि तब तक किसी ने बॉर्डर नहीं खोली थी। तो ईरान ने मदद नहीं की या इन अरबों ने मदद नहीं की, ये बड़ा सवाल है जी। इन पर भी बड़े सारे आरोप लगते रहे उस दौरान कि ये लोग कहीं ना कहीं इसराइल का ही साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक, बिल्कुल, कहीं ना कहीं साथ देते रहे, इंफॉर्मेशन देते रहे। आज भी हमास ये आरोप लगाता है कि आप हमास की लोकेशन अगर कहीं से जाती थी तो इनकी एजेंसियों की तरफ जाती थी। ये आरोप हमास की तरफ से लगता रहा है जी। चलिए अगली स्लाइड में, ये बाकायदा जिस तरीके से ईरानी रिवॉल्यूशन रहा है, किस तरीके से पूरा ये अहम रोल हो जाता है जब मोहम्मद रिजा पहलवी की सत्ता को बर्खास्त किया जाता है। अगर उस दौरान से अगर हम चर्चा करें ईरान को लेकर तो फिर क्या निकल कर ये इसलिए यहां पर इस बात की देखिए, फिलिस्तीन की बात कौन कर रहा था? फिलिस्तीन की बात ईरान नहीं कर रहा था एक दौर में, फिलिस्तीन की बात एक दौर में अरब देश कर रहे थे। फिलिस्तीन की आजादी के बाद ईरान में तो उस वक्त शाह पहलवी का राज था, ठीक है, पहलवी शासन था, जो कि इजराइल का पक्का दोस्त था, अमेरिका का पक्का दोस्त था, और इजराइल को मान्यता देने वाले देशों में से जो मुस्लिम देश था वो ईरान ही था। तो आप समझ सकते हैं उस दौर में कि कितनी पक्की दोस्ती थी। तो वो क्यों करेगा उस वक्त फिलिस्तीन की बात? उस वक्त तो फिलिस्तीन की बात कर रहे थे अरब देश। लेकिन ईरान में आता है इस्लामिक रेवोल्यूशन और इमाम खुमैनी सत्ता में आते हैं ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की। अगली साइड की तरफ चलते हैं। ये क्या नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, ये एम्बेसी ऑफ पैलेस्टाइन है। हाँ, ये ईरान में फिलिस्तीन की एम्बेसी जो उस वक्त हुआ करती थी। जैसे इस्लामिक रेवोल्यूशन, ये ईरान में इजराइल की एम्बेसी हुआ करती थी। हम आपको बता दें, ये ईरान में इजराइल की एम्बेसी हुआ करती थी। लेकिन जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो ईरान ने इजराइल को अपने यहां से खदेड़ा और अपने यहां किसका झंडा लहरा दिया? फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया। उस वक्त क्या किसी अरब देश ने अपने यहां फिलिस्तीन की एम्बेसी बनाई थी? वो फिलिस्तीन की बात तो करते थे लेकिन किसी के यहां बाकायदा तौर पर फिलिस्तीन की एम्बेसी नहीं थी। ईरान ने सबसे पहले अपने यहां इजराइल को खदेड़कर उसी बिल्डिंग में फिलिस्तीन की एम्बेसी कायम की। बिल्कुल जी। ये बाकायदा हम दिखा भी दें कि पहले एम्बेसडर जो तैनात किए गए थे अपॉइंटेड 1979 के दौरान, हनी अल हसन को। हाँ, उस वक्त फिलिस्तीन के लीडर हुआ करते थे यासिर अराफात।
तो उस वक्त ये एम्बेसी दी गई ईरान की तरफ से। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में ये बाकायदा खुमैनी साहब दिखाई दे रहे हैं और ये पूरी भीड़ है उस दौरान की, तो क्या इनका भी अहम रोल एक तरीके से बताया जाता है कि जिस इमाम खुमैनी ने आते ही इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद कहा कि फिलिस्तीन हमारे लिए एक मसला है, मस्जिद अक्सा की आजादी हमारा पहला फॉरेन का एजेंडा है। अगर हम देखा जाए तो उनका विदेश नीति का पहला एजेंडा क्या था? मस्जिद अक्सा की आजादी। ये मस्जिद अक्सा है जिसकी आजादी की बात उन्होंने कहा, आओ मुसलमानों, आओ अरब के लोगों, अरब तमाम अरब देश जो हैं एक हो जाएं। उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा यानी किबला अव्वल जिसको कहा जाता है मुसलमानों में, उसकी आजादी की बात तो काबे से होनी शुरू होनी चाहिए थी। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि आइए हम लोग जुटते हैं और ये पैगाम देते हैं मुस्लिम वर्ल्ड को कि कौन कौन किबला अव्वल की आजादी के साथ है, देखते हैं कौन कौन लब्बैक बोलता है इसके लिए। इमाम खुमैनी ने कहा, एक आवाज नहीं आई, सारे अरब देश। तो इस्राइल को खदेड़ा ईरान ने अपने यहां से इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, तो किसने बुला लिया अपने यहां? उन्हीं अरब देशों ने। वो भले ही सीधे तौर पर मान्यता नहीं दे रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे उसके साथ जुड़ चुके थे और बाद में इसकी परिणति अब्राहम समझौते के तौर पर सामने आई। तो जो हमारे दर्शक ने बात कही कि ईरान ने किया ही क्या है, तो जब आप डिकोड करना शुरू करेंगे, तह में जाना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलता है कि उन्होंने किया क्या है। और आज भी जो लड़ाई है अमेरिका के साथ, जो तनातनी हो गई और जो आमने सामने की जंग होने जा रही है, उसके पीछे भी मसला है फिलिस्तीन है। ठीक है, ये बड़ी बात है जी। बिल्कुल। अब एक सवाल और ये यहां पर खड़ा हो जा रहा है कि किस तरीके से जो है, पहले हम टनल वाले मसले पर चलते हैं। जो पूरा एक तरीके से जो सवाल खड़ा किया गया कि ईरान ने आखिर क्या किया है, टनल गजा की जो रही है हमास की, एक तरीके से उसको कहीं ना कहीं पकड़ने में, उनका पता लगाने में पूरी तरीके से इसराइल जो है वो फेल नजर आ रहा था। वो बच भी गए उसी के सहारे, बहुत दिनों तक बंधक बना के रखा जिस तरीके से, और इसराइल ढूंढ नहीं पाया। तो इन टनल्स के बारे में आखिर क्या कुछ कहा जा सकता है पुराने दौर से? आपने जो कमेंट हमारे दर्शकों को दिखाया था, उन दर्शक ने कहा था कि भाई ईरान ने हमास की मदद करते हुए हमला करवाया और उसके बाद ये सारा बखेड़ा खड़ा करवाया। लेकिन आपको याद होगा जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था साल 2023 के 7 अक्टूबर को, हमास ने कहा था, हमास ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली थी कि ये हमारी अपनी कार्रवाई है, ये हमारी अपनी सारी प्लानिंग थी। उसके बाद सारे देशों ने इस हिंसा की निंदा की। जाहिर सी बात है, हिंसा थी, बहुत गलत था, इसकी सभी तरफ से निंदा होनी चाहिए थी, हुई। ईरान ने भी इसको ठीक नहीं ठहराया, लेकिन ईरान ने कहा कि ये हमने नहीं करवाया। उन्होंने कहा हमारा इसमें कोई रोल नहीं, लेकिन हम हमास की इस कार्रवाई का इस रूप में समर्थन करते हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया। ये ईरान का बयान आया था। ठीक है दिव्यांशु, तो आपने जो टनल का जिक्र किया, उस टनल को जो ईरान का इस हमले में तो कोई रोल नहीं था, लेकिन कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी, जो कि एक बड़े कमांडर रहे IRGC के, जिन्हें अमेरिका ने खत्म करवाया था एक हमले में, उनका बड़ा योगदान माना जाता है उस पूरे खित्ते में। सीरिया में, गजा में, लेबनान में जो सुरंगों का निर्माण हुआ है, इराक में, उसका श्रेय इनको दिया जाता है। इन्होंने न सिर्फ रेजिस्टेंस को ट्रेन किया, जैसा कि आरोप भी लगता है इनके ऊपर कि इन्होंने रेजिस्टेंस को ट्रेन करवाया और वहां पर रेजिस्टेंस को खड़ा करवाया। तो ईरान ने जाहिर तौर पर फिलिस्तीन के लिए जो रेजिस्टेंस बना है आजादी के लिए, मस्जिद अक्सा, उसके लिए उस रेजिस्टेंस को खड़ा जरूर करवाया। आज वो रेजिस्टेंस आज भी कायम है। लेकिन ये कहना, उस वक्त अरब देशों ने क्या किया? उस वक्त अरब देशों के सपोर्ट से, जैसा कि आरोप लगता है, अल कायदा, दाइश, ISIS जैसे संगठन मैदान में थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसकी कत्लो गारत की? क्या कत्लो गारत की? सत्ता हासिल करने के लिए वो कहीं इराक की तरफ बढ़ रहे थे, कहीं सीरिया की तरफ बढ़ रहे थे। और कौन उसमें मारे जा रहे थे? मुस्लिम ही मारे जा रहे थे, आम आवाम ही मारे जा रहे थे। बड़े पैमाने पर उन्होंने कत्लो गारत की। अमेरिका सहित बड़े सभी मुस्लिम देशों ने भी उनको कहीं ना कहीं आतंकी घोषित किया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। दूसरी तरफ, जैसा कि दावा किया जाता है कि रेजिस्टेंस, जिन्हें ईरान रेजिस्टेंस कहता है और दुनिया प्रॉक्सी कहती है, उन्होंने फिलिस्तीन की आजादी के लिए ही ट्रेनिंग हासिल की। और ईरान कहता है, डंके की चोट पे कहता है कि जनरल कासिम सुलेमानी जैसे लोगों ने उन्हें ट्रेन करवाया और कहीं ना कहीं उसको लेकर के आज भी वो लड़ रहे हैं। आप क्या अंसारुल्लाह को भूल सकते हैं? बिल्कुल, आप हूती को भूल सकते हैं, हूती की मिसाइलों को भूल सकते हैं। जितने दिन तक इस्राइल गजा पर आक्रामक रहा,
उतने दिनों तक हूतियों की मिसाइल बरसती रही, किसी भी तरह से बरसती रही। तो हूती किसके समर्थक है? ईरान के समर्थक है। तो जब कहा जाता है कि ईरान ने किया ही क्या है गजा के लिए, और ईरान चुप क्यों रहा जब तक के इजराइल आक्रामक रहा गजा पर, वो चुप नहीं रहा, उसके रेजिस्टेंस लगातार हमलावर रहे। चुप कौन था? अरब देश थे। चुप था जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन था, वो ओआईसी चुप था, वो निंदा करता था, वो तरह तरह के प्रस्ताव पारित करता था, लेकिन उसको मानने वाला कोई था? अमेरिका खारिज कर देता था, इस्राइल खारिज कर देता था। आते हैं उस स्लाइड पर जिसमें वो भी दौर था 1979, जब इमाम खुमैनी बात कर रहे थे इस्लामिक क्रांति के बाद कि आओ मुस्लिम वर्ल्ड हम फिलिस्तीन की आजादी के लिए एक हो जाते हैं। उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त ईरान और इराक की जंग करवा दी गई। उसमें सद्दाम हुसैन की सेना को किसका समर्थन था? सद्दाम हुसैन की सेना को समर्थन था सीधे तौर पर अमेरिका का, सीधे तौर पर अरब देशों का, जिन्होंने उन्हें पैसा दिया, फंडिंग दी, ताकत दी, और ईरान को कितने साल उलझाए रखा? 8 साल। वो स्लाइड भी दिखाइए। बिल्कुल, ईरान इराक पे चलिए। ये ईरान इराक जंग की जो स्लाइड है, बिल्कुल ये वो ईरान इराक जंग है जो 1980 में शुरू होती है 22 सितंबर से जी, और इसके अलावा 1988 में जाकर ये खत्म होती है। पूरे 8 साल तक। 8 साल तक चली। उस 8 साल ईरान को उलझ कर रहना पड़ा उस जंग में। क्यों? ईरान की गलती क्या थी? क्योंकि वो मस्जिद अक्सा की आजादी की बात कर रहा था, वो फिलिस्तीन की आजादी की बात कर रहा था। उलझाने वाले कौन थे? सद्दाम हुसैन के पीछे कौन थे? दुनिया जानती है, यही अरब देश थे और यही अमेरिका था और पूरा यूरोप था, पूरा वेस्ट था। तो देखा जाए तो बात कोई अगर अक्सा की आजादी की कर रहा है या फिलिस्तीन, फिर अक्सा की आजादी का मतलब होता है फिलिस्तीन की आजादी। वो एक सिंबल है, वो एक प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यरूशलेम आज भी कहा जाता है कि इजराइल के कंट्रोल में है, जैसा कि आरोप लगता है, और इजराइल का दावा है कि यरूशलेम उनका है। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं। बहरहाल ये सारी कार्रवाइयां ईरान के जरिए या ईरान के बैकअप से होती रही हैं। न सिर्फ हमास के हमले के बाद, यानी जब फिलिस्तीन का मुद्दा सबसे चरम पर उठा और 2.5 साल तक गजा तबाह होता रहा, तब भी ईरान ऐसा लगता है एक्टिव रहा फिलिस्तीन के लिए, और तब भी जब दुनिया एक तरह से इजराइल से समझौते कर रही थी, उनके साथ अब्राहम समझौता कर रही थी, तब भी वो फिलिस्तीन की बात को उठाता रहा, आगे रखता रहा। अलबत्ता हमने देखा कि लेबनान में किस तरीके से हसन नसरल्लाह को भी लोग निशाना बना लेते हैं। हूतियों की पूरी कैबिनेट ही मारी जाती है इस जंग में, जो वो खुद से उनकी जंग नहीं थी, बल्कि वो फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे थे। वो बार बार ये कह रहे थे कि हम उनकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। आपको याद होगा ये 2024 के आखिर की बात है। 34 दिनों की जंग हुई थी। इजराइल, जिसका भी हमने जिक्र भी किया, इजराइल और साउथ लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के साथ, इसके चीफ थे, जिसके महासचिव जनरल सेक्रेटरी थे सैयद हसन नसरुल्लाह। सैयद हसन नसरुल्लाह को एक मीटिंग के दौरान, जो एक खुफिया मीटिंग ले रहे थे, निशाना बनाया गया और उनकी जान चली गई। ये सैयद हसन नसरुल्लाह किसके लिए लड़ रहे थे? उस वक्त भी किसकी लड़ाई हो रही थी? उसी फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही थी। और एक दौर में जो सीरिया रेजिस्टेंस का कहा जाता है कि जो सीरिया रेजिस्टेंस का सबसे अहम रास्ता हुआ करता था, जहां पर ही रेजिस्टेंस को ट्रेनिंग दी जाती थी, उस सीरिया को किसने, बशर अल असद की सरकार को किसने पलटवाया वहां पर? किसने? तुर्की ने। सऊदी अरब का बैकअप था माना जाता है, अमेरिका इजराइल का बैकअप था माना जाता है, ताकि ये रेजिस्टेंस वहां से कमजोर हो। तो बड़ा सवाल ये है, जो हमारे दर्शक ने कमेंट किया, तो हमने इसको डिकोड जब किया या इसकी तह तक गए, तो मालूम चलता है कि फिलिस्तीन की आजादी की जद्दोजहद को कमजोर करने वाला तबका कौन है और उसके लिए लगा रहने वाला तबका कौन है, और आज उसकी जो परिणति है, जो उसका जो कहीं ना कहीं उसकी जो आज जिस स्थिति में वो मुद्दा पहुंचा है, वो है अमेरिका और ईरान आज आमने सामने है। एक हफ्ते के भीतर कभी भी हमला हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें जो हमने आज की चर्चा में देखी, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अच्छी चीज ये थी कि ईरान लगातार ये नाम लेता रहा, बल्कि इसराइल इसलिए भी आक्रामक नजर आया कि वो बार बार गजा पर क्यों जा रहा है। ईरान की तरफ से हमेशा यही कहा जाता रहा कि वो फिलिस्तीन के लिए कहीं ना कहीं वो अंत समय तक लड़ते रहेंगे। उनके जो प्रॉक्सीज, जिन पर लगातार आरोप भी लगते रहे, चाहे हूती की बात कर ले, हसन नसरल्लाह के संगठन हिजबुल्लाह की बात कर ले, उन्होंने अपनी जान भी उसमें गंवा दी, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो आरोप यही लगता रहा
कि ईरान ही ये सब करवा रहा है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें हमने जो ईरान मामलों के जानकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनके हवाले से आपके सामने रखी है। और इसमें हमारा कोई विजन सीधा नहीं है, ये एक्सपर्ट्स की राय है। जो ईरान का क्या रोल है, जैसा कि हमारे दर्शक ने सवाल किया था, उसको लेकर के हमने बताने की कोशिश की। अब आप इससे हमारे दर्शक कितना इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। जाहिर तौर पर अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो जरूर इसके लिए, इसके हवाले से दलील रखिएगा, हमें खुशी होगी और हम उन कमेंट्स को भी आपके लिए लेकर आएंगे। इस पर बात होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। बिल्कुल। और दिव्यांशु लगातार इस पर रिसर्च करते रहते हैं, हमारी पूरी टीम इसको देखती रहती है और लगातार आप हमसे संपर्क में भी रहते हैं। आप अक्सर दिव्यांशु मुझे बताते हैं कि देखिए हमारे इस दर्शक ने कमेंट किया, क्या हमें इस पर बात करनी चाहिए। फिर हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं, जो मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, ईरान के को करीब से जानने वाले लोग हैं, वहाँ की सियासत को समझने वाले, पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत को समझने वाले हैं। तो दूध का धुला कौन है कौन नहीं, इसका फैसला तो अवाम को करना है, जाहिर सी बात है। और अवाम ये तय करेगी कि कौन दूध का धुला है, कौन वाकई उस मिशन के साथ है जो ये मानता है कि इस्राएल का कब्जा उस इलाके में बेजा है, और कौन ये मानता है कि अब सुलह समझौता करके इस बात को खत्म करना चाहिए। तो ये अवाम तय करेगी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और दिव्यांशु उस पर जरूर रिसर्च करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे भी आपके कमेंट्स को लेकर अपने शो में हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। दिव्यांशु शुक्रिया आपका भी, मयंक आपका भी शुक्रिया, हमारी पूरी टीम का शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस में सहयोग करने के लिए। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।